अंदर एक टूटा जलयान थकी लहरों से पूछता है पता, दूर पीछे छूटे प्रवाल द्वीप का। बांधूंगा नहीं, सिर्फ कांपती उंगलियों से छू लूं तुम्हें। जाने कौन लहरें ले आई हैं, जाने कौन लहरें वापस बहा ले जाएंगी। मेरी इस रेतीली वेला पर एक और छाप छूट जाएगी, आने की, रुकने की, चलने की। लगता है इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं। हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से भी चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। एक टूटी साइकिल पर हवाओं को चीरता एक लड़का याद आता है। हमारा वंश मूलतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के खुदागंज कस्बे का निवासी था। मेरे बाबा का नाम एवज राय था, एक धनी दबंग जमींदार। पिता सामंती परंपरा के विद्रोही थे। रुड़की में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बर्मा में जंगलात के ठेके के फर्म में ओवरसीयरी करते रहे। अंग्रेजों के खिलाफ स्वाधीनता आंदोलन का जोर था। नौकरी छोड़ दी। व्यापार में नाकामयाब होकर इलाहाबाद आ बसे। मेरा जन्म 25 दिसंबर 1926 को इसी अतरसुईया मोहल्ले के मकान में हुआ। पिता चिरंजीलाल वर्मा और मां चंदा देवी। मैंने होश संभाला अतरसुईया की गली और माँ बाप के आर्य समाजी वातावरण में। चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, रक्त बंडला, चांद का फांसी अंक, पंडित सुंदरलाल का भारत में अंग्रेजी राज, महात्मा गांधी की आत्मकथा, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की जीवनियां। दूसरे महायुद्ध की शुरुआत के समय शरीर और मन से टूट चुके पिता चल बसे। तब मैं 13 वर्ष का था, 8वें या 9वें दर्जे में। माँ छोटी बहन को लेकर नौकरी करने गुरुकुल चली गई। ऐसे में मामा और मामी ने संरक्षण और स्नेह दिया। मैं 19 साल का बहादुर कोलंबस नीलिमा का ज्ञात समुद्र में अपना छोटा सा जहाज लेकर निकल पड़ा था। मेरे व्यक्तित्व में सभी जहाजियों के अंश थे। यूलिसिस भी, सिंदबाद भी, कोलंबस भी और थोड़ा थोड़ा वो इकारस भी। जैसे तैसे पढ़ाई चल रही थी, कुछ वजीफों के सहारे, कुछ ट्यूशनों के सहारे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि लेखक बनूंगा या लिखूंगा। मुझे दिलचस्पी थी पढ़ने में, अधिक से अधिक, कोर्स के बाहर की चीजें। हरिभवन विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी और अल्फ्रेड पार्क की पब्लिक लाइब्रेरी, कुप्रिन, शरद चंद्र, डिकेंस, शेली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, एमिली डिकिंसन, विक्टर ह्यूगो के इंच बैक ऑफ द नस्टर्डम, टॉल्स्टॉय के वॉर एंड पीस, दोस्तोयेव्स्की के विभिन्न उपन्यास। इन रचनाओं से करुणा, समझदारी, दूसरे के प्रति संवेदना, अपने को दे देने की शक्ति और किसी सही बिंदु पर जमकर खड़े हो जाने का साहस जो मुझे मिला, वह मेरी वैयक्तिक संपत्ति बन गई। बीए का छात्र था। इलाहाबाद का वातावरण बहुत साहित्यिक था। एक अजीब सी बात लगती थी कि लेखक लोग जो लिखते हैं उससे उनका जीवन अलग होता है। लिखते समय तो बड़ी बातें लिखेंगे, लेकिन जीवन में छोटी छोटी चीजों पर उत्तेजित हो जाएंगे। मेरा सपना लेखक होने का नहीं, नेवी का कैडेट होने का था। समुद्र मुझे बहुत मोहित करता था। अनंत समुद्र, चारों ओर जल ही जल और ऊपर आकाश ही आकाश। उसमें अपने जहाज में जाते हुए पता नहीं मुझे क्या मिलेगा, जलपरियां, तूफान, झंझावात या विचित्र समुद्री जीव। बीए की पढ़ाई ट्यूशनों के सहारे चली। उन दिनों साप्ताहिक अभ्युदय निकलता था। 100 रुपए महीने में उप संपादक का काम किया। उत्तर छायावादी कवि नरेंद्र शर्मा, अंचल, नेपाली
और बच्चन जी की सहज भाषा आकर्षित करती थी। दूसरी तरफ जयशंकर प्रसाद की रचनाएं और ऑस्कर वाइल्ड का असर। इसी समय मुर्दों का गांव तथा पृथ्वी और स्वर्ग कहानी संग्रह छपे। पांडुलिपि के बदले किताब महल से मिले 200 रुपए से एमए में एडमिशन लिया। माखनलाल चतुर्वेदी उन दिनों खंडवा से इलाहाबाद आते रहते थे। दादा से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। बीए फाइनल में हिंदी में सर्वोच्च अंक आने पर चिंतामणि घोष मेडल मिला और आधी फीस माफ। अब सहपाठी थे विशर नारायण टंडन, जगदीश गुप्त और गिरधर गोपाल, और एक दर्जा पीछे विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बनने लगी एक मित्र मंडली। हमारा गिरोह हिंदी उर्दू विभाग के लंबे बारामदे की सीढ़ियों पर या उसके सामने के लॉन पर इकट्ठा होता था, या जब फुर्सत अधिक होती और कविता पढ़ने सुनने का मूड बनता तो पुराने कुएं के पास अड्डा जमता। इसी मंडली में आ जुड़े महेंद्र प्रताप, कभी कभी लक्ष्मीकांत वर्मा और केशव चंद्र वर्मा। उभरने लगा परिमल का अस्तित्व। घंटी उनकी बजती थी तो मेरी माँ ही हमेशा कहती थी, जाओ आए गए आए गए। जब हुए इकट्ठा वही हंसी ठट्ठा, नहीं तो परिमल में लट्ठम लट्ठा। चलो 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 केशव, बहुत जरूरी है। हमने कहा क्या बात है? कल चलो तो यार, वहां सब लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, और वहां पर रिहर्सल चल रहा है। हमने कहा चलो भैया। उसने कहा था का नाटक हम लोग खेल रहे थे, उसमें बड़े बड़े लोग थे। तो उसमें रघुवंश ने एक्टिंग की थी, शाही ने एक्टिंग की थी, गोपेश ने एक्टिंग की थी, और साहब उसमें तमाम और दूसरे लोग भी थे। पंत जी भी उसमें डायरेक्शन में थे। इतना खुलापन था, लड़ते थे, जम के लड़ते थे, विरोध करते थे किसी का तो एक होकर करते थे। और उस समय प्रगतिशील और परिमल के बीच में एक द्वंद्व था। परिमल के लोग इतने नक चिढ़े लोग थे, इतने नक चढ़े कि हमारे यहाँ जो संविधान बना और जो तथाकथित मतलब उसके नियम थे, उसमें ये था कि जब तक सब लोग एग्री न करें तब तक कोई आदमी परिमल का मेंबर नहीं बन सकता। मैं परिमल में 48 में आया और परिमल शायद 44 में या इसमें हो गया था। विशन नारायण जी उसके सेक्रेटरी थे। ये ग्रुप था कुछ उत्साही कवियों का, इस प्रकार के रचनाकारों का, और एक तरह मौजी लड़कों का। परिमल एक तरह से प्रगतिशील लेखक संघ के विरुद्ध एक मोर्चे के रूप में गठित हुआ, अपनी भूमिका भी अदा करने लगा और भारतीय उसके नेता थे। सच पूछिए तो परिमल का नेतृत्व संभालने वाले संगठन की दृष्टि से, सृजन की दृष्टि से भारतीय थे। उसको बौद्धिक आधार बाद में विजय देवनारायण शाही ने दिया। पहली बात तो ये आप जान लें कि परिमल की कोई विचारधारा नहीं थी। परिमल केवल एक खुला मंच था। भारती जी आए हैं 8वीं 10वीं गोष्ठी में, भारती जी कहाँ? भारती जी को कोई साहित्यकार वाहित्यकार नहीं मानता था, क्योंकि साहित्य के माने था कविता लिखना। तो आप कविता नहीं लिखते हैं तो आप क्या है, क्यों है यहाँ, क्यों है? भारती जी कुछ भी नहीं लिखते थे, गोपेश की साइकिल पर बैठकर आते थे। एक पहली रचना उनकी पूजा थी, वो परिमल की गोष्ठी में पढ़ी गई। जो पैलेस है, पैलेस के पीछे एक कॉफी हाउस और होता था, उसमें हम लोग जाते थे। ये संघर्षों और स्वप्नों के दिन थे। युवा भारती ने इलाचंद्र जोशी के संपादन में निकलने वाली पत्रिका संगम में काम किया। हिंदुस्तानी अकादमी में 1 वर्ष तक उप सचिव रहे और फिर प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापक नियुक्त हुए। एक ओर युवा मन का रोमांच, दूसरी ओर यथार्थ का दबाव। ठंडा लोहा की कविताओं और चांद और टूटे हुए लोग की कहानियों में
ये विरोधाभास स्पष्ट है। परिमल में पहली बार मार्च 1945 में उन्होंने कविताएं सुनाई। तुम चली प्राण जैसे धरती पर लहराए बादल, और ये पान फूल सा मृदुल बदन। इन्हीं दिनों ठंडा लोहा, सुभाष की मृत्यु पर और निराला के प्रति जैसी कविताएं भी सामने आई। कई युगों के बाद आज फिर कवि ने मेघों को अपना संदेश दिया था, लेकिन किसी यक्ष विरही का यह करुणा संदेश नहीं था। युग बदला था और आज नव मेघदूत को युग परिवर्तक कवि ने विप्लव का गुरुतर आदेश दिया था। युग परिवर्तन और विप्लव की यही आकांक्षा उन्हें मार्क्सवाद के निकट लाई और वे प्रगतिशील लेखक संघ में सक्रिय हुए, लेकिन उनकी वैचारिक स्वतंत्रता किसी भी शिविरबंदी को स्वीकार नहीं कर पाई। आज़ादी के बाद हमारी पीढ़ी जो उभर करके आई, उसमें अगर ध्यान दें तो ये वो लोग थे जिनकी उम्र उस समय 21-22 साल की रही होगी। विजय देवनारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, ये तीन इलाहाबाद के। इसके बाद कुंवर नारायण, निर्मल वर्मा, रघुवीर। ये इन लेखकों की पीढ़ी जो आई वो आज़ादी के पहले भी एक कदम उनका था और मोटे तौर से वे समाजवादी विचारों के थे। 50 के दशक के आरंभिक 5 वर्षों का वो प्रतिभा का एक चमत्कार है। उस समय जो भारती ने लिखा है, न मोहन राकेश ने उस दौर में ऐसा कुछ लिखा, न निर्मल वर्मा ने लिखा, न रघुवीर सहाय ने लिखा, न कुंवर नारायण ने लिखा और न विजय देवनारायण शाही ने लिखा। 50 से लेकर के 55 तक उस दौर में हमारी पीढ़ी के लोगों में प्रतिभा का ऐसा विस्फोट और ऐसा चमत्कार संभव हो सका, इसका श्रेय तो हम भारती को ही देते हैं। भारती जी की कवि प्रतिभा को अज्ञेय जी ने भी स्वीकारा और दूसरा सप्तक तथा प्रतीक में उनकी कविताएं प्रकाशित की। ऐसा है कि मैंने भारती को पहली बार दूसरा सप्तक से जाना था। मैं उनका समकालीन नहीं हूँ, उनसे काफी कनिष्ठ जूनियर रहा हूँ और दूसरा सप्तक का जो प्रभाव मेरे मन पर है वो स्वीकार करूं कि कविताओं से ज्यादा उसका जो वक्तव्य है भारती का अपना, वो बहुत ही अच्छे गद्य में लिखा हुआ वक्तव्य था। मेरा ख्याल है कि मूलतः भारती कवि थे। सप्तक मासिक रूप में जब दिल्ली से प्रगति प्रकाशन से निकलने लगा आगे के संपादन में, तो उन दिनों भारती की कविताएं लगातार उसमें आती थी। प्रतीक का मासिक रूप जो दिल्ली से निकलता था आगे के संपादन में। जो बात खास तौर से मुझे उल्लेखनीय उस दौर के हिसाब से लगती है वो ये कि भारती ने प्रयोगवाद, जिसको बाद में कहा गया, यानी तारसप्तक कालीन कविता का जो एक बौद्धिक रंग था, ये बहुत बौद्धिक जकड़बंदी मैं कहना चाहूंगा, उसको तोड़ने की कोशिश की थी। प्रगतिवाद एक समीक्षा अगर युवा भारती का बौद्धिक प्रत्युत्तर है, तो सूरज का 7वां घोड़ा इस मोहभंग का महत्वपूर्ण रचनात्मक प्रमाण। उपन्यास के नायक माणिक मुल्ला के माध्यम से मध्य वर्ग की जिस भ्रांति और यथार्थ को उन्होंने बहुस्तरीय आख्यान में व्यक्त किया, उसने इस उपन्यास को अभूतपूर्व प्रतिष्ठा दी। श्याम बेनेगल जैसे फिल्मकार ने सूरज का 7वां घोड़ा पर सराहनीय फिल्म बनाई। There were several things that were unique about the novel, also for the cinema. The most important thing to me was the fact that here was a writer, Dharmveer Bharti, who one might consider as one of the generation of modernists, you know, among Hindi writers,
who wrote a novel on multiple levels. There was, of course, there were many things. This novel was written in the 1950s, which was a period of a great amount of intellectual ferment in India, because many kinds of ideologies were operating together at the time. It was soon after, a decade after independence. But more important to me was the fact that the novel represented a vanguard movement in terms of how novels were to be written, because its levels were very interesting. There were many things in the novel, particularly in the manner in which the narrative itself had been worked out. Now here is a writer who's coming to a point, a kind of watershed situation, in which many of the ideologies don't seem to hold. The central character who is telling us the story, Manik Mullah, is not only the protagonist, but in each story that he tells us, he is of a different age. In one story, he sees himself, his self-image, as that of a prepubescent boy. In another, he is an adolescent. In the third, he is an adult. And this is an extraordinary kind of thing that Dhanvi Bharti did with this particular novel. And that to me was a very exciting prospect, because in cinema, this is very, very difficult to achieve. You have a writer like Milan Kundera, who deals with memory. Then you have the person who gets multiple levels, based also largely on memory and also on history, like Gabriel Garcia Marquez. Now you have writers of this kind. So here was one of our own writers, Dhanvi Bharti, particularly in mid-1950s, who probably was himself at crossroads. भारती जी ने लिखा है, 2 महायुद्धों के बाद विनाश की इतनी बड़ी तांडव लीला, कोई तो जीवन दर्शन ऐसा मिले जिसमें विश्वास हो सके कि बच सकेंगे। कोई भविष्य होगा, एक तरफ ही गेल, दूसरी तरफ नीचे, तीसरी तरफ मां, सबके विचार अपने, लेकिन समानता ये कि मनुष्य जो बनेगा वो भविष्य में ही बनेगा। मैं तो इस शताब्दी के उत्तरार्ध का एक सामान्य मनुष्य हूं। क्या मैं सिर्फ घास फूस हूं जो झोंक दिया जाएगा भविष्य की भट्टी में? कोई पार्टी, कोई आइडियोलॉजी या सिद्धांत उस पीड़ा में सहारा नहीं देता जो आप अकेले अपनी अंतरात्मा के समक्ष भोग रहे होते हैं। सुनो दुर्योधन, सुनो द्रोण, सुनो, मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूं अभी तक। जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूं अभी तक। क्यों? अंधा युग तो एक प्रकार से जिसे हम कहते हैं कंटेम्पररी क्लासिक, जो जीवन काल में ही क्लासिक हो जाए रचना, ऐसा बड़ा विरल होता है। जो रचना कठिन है, जीवन मूल्यों को लेकर चलने वाली है, घोषित रूप से जीवन मूल्यों को लेकर चलती है, मर्यादा और सत्य, इन प्रश्नों को लेकर जो उठा रही है, वो रचना दृश्य काव्य के रूप में सफल हो, ये भी अपने में एक विलक्षण बात। धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख, उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था, लेकिन सभी थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया। वंचक है। धर्मराज होकर वे बोले नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु, अंध बर्बर पशु। ये बहस बहुत दिनों चली हिंदी में
कि वो नाटक है कि काव्य है। अंधा युग तो लिखा गया था मेरे सामने। अंधा युग को उन्होंने परिमल में तो पढ़ा ही, लिखा जा रहा था तो हर आदमी से उन्होंने उसको दिया, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट। कहा यार मैंने जीवन में पहला अटेम्प्ट किया है ये। अंधा युग नेहरू की मृत्यु के बाद 60 के दशक में हिंदुस्तान जो था, उस हिंदुस्तान में अंधा युग एक सभ्यता की समीक्षा बनकर के पेश हुआ। सन 50 का भारत अंधा युग नहीं था, वो भारत अंधा युग मालूम हुआ 64 के बाद। और यही वजह है कि अब्राहम अलकाजी ने उसको एक वो अर्थ दिया, उन संभावनाओं को तलाशा जो कि सन 50 में उसमें थे नहीं। सन 50 में अंधा युग दूसरे महायुद्ध के बाद की यूरोप की एक विनाश लीला की गाथा थी। सन 60 के बाद अंधा युग में यह अर्थ आया कि उसका यूरोप से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ठेठ कहना चाहिए कि गांधी की मृत्यु के बाद का यह भारत है। इसलिए रचनाएं अर्थ, चूंकि अंधा युग में यह संभावना है कि हो सकता है अंधा युग में आज शताब्दी के अंत का भारत और शताब्दी के अंत का विश्व उसमें अर्थ पा सके। मेरे सामने केंद्र बिंदु अश्वत्थामा, वह निरुत्तरित प्रश्न या नरो व कुंजरो व अश्वत्थामा जो आज सत्य का शिकार था, उसकी पृष्ठभूमि में मूल्यों का तो सारा विघटन हो चुका है। अंदर की जो मानवीय मानसिकता टूट चुकी है, मूल्य ध्वस्त हो चुके हैं, जिसमें विजय का कोई अर्थ नहीं, जिसमें पराजय का कोई अर्थ नहीं। उस अश्वत्थामा के इर्द गिर्द सारी चीज जब चली, उस पर सब कसे गए, युधिष्ठिर कसे गए, उस पर गांधारी आई, उस पर द्रोणाचार्य आए, उस पर दूसरे अन्य पात्र आए। कृष्ण की तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी कि अंधा युग में कृष्ण आएंगे, लेकिन जब घृणा के चरम परिपाट पर गांधारी ने श्राप दिया कि प्रभु हो या परात्पर, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह, तो उतनी ही आर्द्रता, उष्णता, गहराई और गहरे प्रेम से कृष्ण उत्तर देते हैं कि जब तक मैं जीवित हूं पुत्र हीना नहीं हो तुम, प्रभु या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता। लेकिन जिस कृष्ण की बांसुरी भागवत के पन्नों पर रखी रहती थी, उस भागवत की राधा भी तो अंधा युग में आने से वंचित रह गई थी। 5 वर्ष बाद लिखी गई कनुप्रिया और महाभारत के कुरुक्षेत्र से कुछ ही दूर वृंदावन में अकेली छूट गई राधा की वापसी हुई। कनुप्रिया और अंधा युग एक तरह के पूरक युग्म बन जाते हैं। एक में सार्वजनिक जीवन की समस्या है, मूल्यों के बिखराव का प्रश्न है, और दूसरे में उन सारी समस्याओं से जूझने के बाद एक सामान्य व्यक्ति की अपनी पीड़ा है। एक तरह से लगता है कि अंधा युग के बाद का जो एक खालीपन, भावात्मक खालीपन, उसको भरने की कोशिश लेखक ने कनुप्रिया के लिए। कनुप्रिया जो एक तरह से बिल्कुल व्यक्तिगत, निजी तौर का एक टेस्टामेंट कही। बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा है, ये कनु तेरा कौन है, पूछ तो। बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग्य से, कटाक्ष से, कुटिल संकेत से पूछा है, कनु तेरा कौन है री, बोलती क्यों नहीं? तुम मेरे हो कौन? हो मेरे कौन? हो मेरे कौन? हो मेरे कौन? एक और राधा का प्यार और कृष्ण, और दूसरी ओर इतिहास पुरुष कृष्ण। इन दोनों के बीच द्वंद्व दिखाया गया है। महाभारत के बावजूद भारतीय भागवत के कृष्ण से ज्यादा प्रभावित थे। देखने की चीज यह है कि कृष्ण के चरित्र के जो अनेक रंग हैं, वो नीत्से के महापुरुष हैं, वो ईसा मसीह हैं, वो भागवत के लीला पुरुषोत्तम हैं, वो गीता के दार्शनिक हैं,
वो महाभारत के कूटनीतिज्ञ हैं, ये सारे रंग एक साथ समूह लेना एक बहुत छोटी सी रचना में बड़ा कठिन काम था। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वो चला गया। मुझी पर पग रख मेरी बाहों से इतिहास में ले गया। सुनो कनु, मैं क्या सिर्फ सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में। और सन 1960 में डॉक्टर धर्मवीर भारती इलाहाबाद छोड़कर बंबई चले गए। चर्च गेट के एक छोटे से होटल के कमरे से जब उन्होंने सुबह बंबई का जन समूह देखा तो उनका इलाहाबादी मन घबरा उठा। टाइम्स ऑफ इंडिया की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के वे संपादक बने। उनकी प्रतिभा, लगन, परिश्रम और कल्पनाशीलता की वजह से धर्मयुग को अभूतपूर्व लोकप्रियता मिली। लेकिन इलाहाबाद अब भी बार बार उन्हें पुकारता था। अब जीवन और रचनाशीलता का ये एक दूसरा नया अध्याय था। बंबई ने उन्हें अपना लिया। अब उनके सामने एक नए क्षितिज का विस्तार था। उन्होंने लिखा है, मन तो बहुत करता है बचपन के शहर में जाऊं, लेकिन इस जन्म में अगर कोई शहर मुझे चुनना हो तो कोई दूसरा शहर हो ही नहीं सकता बंबई के सिवा। जहां जड़ें गड़ गईं तो फिर गड़ गईं। जब भी हम लोग अपना शहर छोड़ते हैं तो बहुत कुछ छूट जाता है। तो भारती जी को भी जलावतनी का बहुत कष्ट था। भारती जी ने एक कविता लिखी थी, दीदी के धूल भरे पांव। मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो कविता। तो दीदी के धूल भरे पांव पहली कविता थी जो भारती जी ने बंबई आने के बाद लिखी। सबसे पहले उन्हें अपनी दीदी के धूल भरे पांव याद आए। दीदी के धूल भरे पांव, बरसों के बाद आज फिर यह मन लौटा है क्यों अपने गांव। अगहन की कोहरीली भोर, हाय कहीं अब तक क्यों दूख दूख जाती है मन की बहकोर। 1 लाख मोती 2 लाख जवाहर वाला, यह झिलमिल करता महानगर होते ही शाम कहाँ जाने बुझ जाता है। उग आता है मन में जाने कब का छूटा एक पुराना गमई का कच्चा घर। जब जीवन में केवल इतना ही सच था, कोका बेली की लड़ इमली की छाँव, दीदी के धूल भरे पांव। बरसों के बाद आज फिर यह मन लौटा है क्यों अपने गांव। वो जा रहे थे और वास्तव में कुछ वो इलाहाबाद से खिन्न भी थे, लेकिन उनके मन में थोड़ा द्वंद्व था। तो मैंने कहा, देखो भाई, 2 बातें हैं। ये तुम समझ लो कि वहां तुम जाओगे, धर्म साप्ताहिक है तो क्या है, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा दायित्व होता है, बड़ा काम होता है। और तुम जमाओगे और तुम्हें महत्वाकांक्षा ऐसी है जो होनी चाहिए किसी भी पत्रकार की, कि हम उसको इस प्रकार कर देंगे जो भारतवर्ष का प्रसिद्ध हो जाएगा। ऐसे स्थिति में तुम ये समझ लो कि तुम्हारा लेखन मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो वो कुछ सोचा और कहा कि नहीं भैया, मुझे रघुवंश भैया, मुझे जाना है। धर्मवीर भारती ने जब धर्मयुग शुरू लिया अपने हाथ में, तो ये बात अब मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, एक बहुत बड़े आदमी का नाम ले रहा हूं। मुझे दिनकर जी ने कहा कि धर्मयुग जैसी पत्रिका चलाने के लिए धर्मवीर भारती जैसे साहित्यकार की बलि आवश्यक थी। भारती जी को जब मैं मिला तो वो हिंदी पत्रकारिता के बेताज बादशाह थे। धर्मयुग वो यूं चलाते थे जैसे कोई फैनेटिक अपने धर्म को चलाता है। सच ये है कि भारती जी ने सबसे ज्यादा काम धर्मयुग के संपादक के तौर पे धर्मवीर भारती से लिया। अरे जरा कपाट खोलती जा रहे, बड़ी घुटन है कोठरी में। कपाट खुल गए।
अरे कोठे के बाहर न खेत, न हनुमान चौरा, न कुआं, कहाँ गए रे सब? बेशक भारती ने महज 5 या 7 कहानियां लिखी, लेकिन अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो वो सातों की सातों कहानियां हिंदी की उन दिनों की नई कहानी के नाम पर चर्चित किसी भी कहानी के बराबर अपने बलबूते पर खड़ी हो सकती है। आज़ादी के बाद का जो मोहभंग था, बंटवारा हुआ, गांधी जी की हत्या हुई, उस पूरे माहौल में अब वो गुनाहों का देवता नहीं चल सकता था। और भारती की वो जमीन है जिसे मैं कहना चाहता हूँ, अतरसुइया मोहल्ले का पुराना इलाहाबाद जिसमें गुल की बन्नो रहती है, भारती वहीं अतरसुइया में रहती थी। भारती अपने कमरे की जिंदगी से निकल करके धीरे धीरे अतरसुइया मोहल्ले की जो जमीन है उसकी तरफ उनकी नजर आई और वो जिंदगी की यथार्थ से टकराए। उस भावबोध में एक और सूरज के 7वें घोड़े का सपना और दूसरी ओर गुल की बन्नो। इसलिए वो मार्क्सवाद से अपने को अलग भी नहीं दिखाना चाहते थे। बार बार अपनी भूमिका कहते हैं मार्क्सवाद से मेरा कोई विरोध नहीं। मुझे तो, क्योंकि वो यथार्थ, मुझे तो जनता से प्यार है और जनता के यथार्थ से प्यार है। ये यथार्थवाद लेकर के चले भारतीय। अपने समय और यथार्थ से निरंतर अथक टकराहट की ये चेष्टा डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कभी नहीं छोड़ी। यदि मिथकीय रूपकात्मकता के द्वारा नैतिक मनुष्य की नियति का साक्षात्कार कराती प्रमृत्यु गाथा जैसी कविता उन्होंने लिखी, तो 1962 के चीनी आक्रमण के बाद उपजे नेहरू युग से मोहभंग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कविता पुराना किला भी उनके प्रोफेटिक अंतर्दृष्टि का दुर्लभ प्रमाण है। वर्तमान इतिहास और मिथ्य इतिहास की अंतर क्रियाओं का ऐसा विलक्षण रचनाकार गहरे आत्मसंघर्ष द्वारा कभी कभार ही संभव हो पाता है। मनुष्य की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी अटूट आस्था ने ही उन्हें वो निर्भयता दी जिसके चलते उन्होंने 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान अपने मित्र श्री विष्णुकांत शास्त्री के साथ युद्धग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और मुक्ति वाहिनी के साथ मौत के सीमांतों को बार बार छूकर लौटते हुए बांग्लादेश की आजादी के हिंदी के पहले और एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार बने। युद्ध यात्रा की रफ्तें उन्हें उन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के पत्रकारों की कतार में खड़ा करती हैं जिन्होंने विश्व के अन्य देशों में क्रांतियों, युद्धों, आपदाओं और सत्ता परिवर्तनों को खुद घटनाओं के बीच से देखा। और इसी आस्था ने 1975 की आपातकाल की घोषणा के दौरान उनकी मुनादी जैसी कविता को जन्म दिया, जिसको अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी लोकप्रियता मिली, जिसकी पंक्तियां सामूहिक कंठों से निकलती समवेत नारों में तब्दील हो गईं। When I think of the day when I got myself acquainted with Dharmavir Bharati for the first time, I have to think of that occasion "50 years ago." Then I was about 30 years of age and a Marxist. Naturally, my way of expressing myself was a little aggressive. And I found that Dharmavir Bharati was the exact opposite. He was never aggressive in expressing his ideas, would speak in a soft way, but there was a firmness in what he said. In fact, both of us were saying more or less the same thing, and yet there was a difference. So, in a sense, that brought us together, and in a sense, well, it made me aware of the difference between us.
Dharmavir Bharati came over here and settled down in Sahitya Sehwat as my neighbor, Dharmavir ji and his wife Pushpa ji. I remember one occasion, for instance, Bachchan ji had come to him, the great Hindi poet. And along with Bachchan ji, there was a young Bachchan ji, that is Amitabh Bachchan. So slowly, the acquaintance matured into friendship. Then I would call Dharmavir ji, not Dharmavir ji, but Dharmaraj. And do you know the reason? Because he has always a faithful dog with him. He loved dogs. Actually, I don't hate them, but I can't love them. So much, we were so informal about that. 2 books of his, because he was kind enough to present me. One is Andha Yug and the other Suraj Ka Satwa Ghoda. My knowledge of Hindi was highly inadequate when I completed, in my own way, when I completed my reading. I found that here was a man who was doing something different, something new, and something which shows that original vision. It is this imaginative vision, the originality of imaginative vision, which is the chief thing in literature, because I consider literature to be a vital art. There was the stamp of genius in both these works. आपका 1 जनवरी का लिखा हुआ सौहार्दपूर्ण पत्र मुझे अभी मिला। मैं उस दिन दिल्ली में एक अस्पताल में चिंताजनक हालत में पड़ा था। सपरिवार इरादा यह था कि दिल्ली जाऊंगा एयर से, फिर वहां से चुपचाप इलाहाबाद आऊंगा और अपना जन्मदिन क्रिसमस की सायंकालीन प्रार्थना में शामिल होकर आपकी छाया में बिताऊंगा। 25 दिसंबर, तो इसलिए उनका नाम पता नहीं धर्मवीर भारती पढ़ा है, नाथानियल पढ़ना चाहिए था। डॉक्टर धर्मवीर भारती एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने तमाम पूर्व परिभाषित माध्यमों और विधाओं के विभाजनों को लांघकर हिंदी में अपनी एक निजंधरी छवि बनाई। एक ऐसी छवि जिसको गढ़ने में किसी अन्य की नहीं, सिर्फ उनकी रचनाओं और उनके अपने जीवन की छेनी और हथौड़ी की ही भूमिका थी। यह कथा, कहानी, उपन्यास, इनके अंदर तुम नाहक मुझको ढूंढ रहे। ये गलियां थी, इनसे होकर मैं गुजर चुका। यह केंचुल है जो धीरे धीरे छूट रही। एक पूरी उम्र के बाद इस पूजा वेला में उन पांवों को अंजुरी भर भर कर तुम्हारे जल से धोना चाहता हूं। इतने लंबे सफर में इतनी दृढ़ता से अनवरत चले उन पांवों पर बैठ गई होगी सफर की धूल, राह की थकान, कसक और कभी कभी भटकन। इन सब को तुम्हारी लहर का जल नहीं हरेगा तो कौन हरेगा? अगर मुझे वो लहर, एक छोटी सी लहर भी तुम न लौटा सकी ओ अनंत प्रवाहिनी, तो भी मैं हारूंगा नहीं। इस रेतीले कछार में लौटूंगा बनकर बसंत।
जीवन का मतलब है पानी, पानी गए कभी ना उबरे मोती मान। पानी मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है। पीने, नहाने और दूसरे घरेलू कामों के लिए ही नहीं, बल्कि खेती, पशुपालन, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, मत्स्य पालन, जहाजरानी, नौकायन, जल परिवहन और क्रीड़ा जैसे तमाम क्षेत्रों में पानी की जरूरत हर रोज बढ़ती चली जा रही है। भारतीय किसानों को बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए हर साल 235 मिलियन टन अनाज के उत्पादन की चुनौती है। जनसंख्या की बढ़ोतरी के साथ ये चुनौती और बढ़ती चली जाएगी, यानी लगभग 5% सालाना विकास की दर। जाहिर है, ऐसी सूरत में जल का मौजूदा वितरण प्रति इकाई घटता चला जाएगा। आज भी इस देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन यह एक विडंबना है कि देश की 67% खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर है, और यही वह हिस्सा है जो देश की 40% आबादी का पेट भरता है। 92% अन्न, 81% तिलहन, 69% कपास, 55% चावल और 25% गेहूं पानी के लिए आसमान का मुंह ताकते खेतों में ही पैदा होता है। यही नहीं, देश के लगभग 2/3 यानी लगभग 4.5 करोड़ पशुओं का आहार भी यहीं से पूरा होता है। हालांकि आजादी के बाद से सिंचित खेती का क्षेत्र भी लगातार बढ़ता चला गया है। 1951 में जहां सिर्फ 22 मिलियन हेक्टेयर खेती सिंचित थी, अब वह बढ़कर 110 मिलियन हेक्टेयर तक हो गई है। लगभग खेती चाहे वर्षा पर निर्भर हो या सिंचाई के दूसरे साधनों पर, पानी का सही उपयोग, उसका संरक्षण, वितरण और उसकी उपलब्धि कृषि की बुनियाद है। हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा देश है, वर्षा की विविधता और जल संसाधनों से संपन्न। लेकिन जहां एक तरफ वर्षा का अधिकांश जल बिना किसी उपयोग के नदी नालों में बहकर अथवा सूख कर बेकार चला जाता है, वहीं दूसरी ओर जमीनी सिंचाई के चलते धरती के भीतर का जल संस्तर लगातार घटता चला जाता है। जाहिर है, अगर वर्षा के जल का सही संरक्षण हो तथा नई तकनीक और नई जानकारी के साथ जल का किफायती प्रयोग हो, तो खेती का ही नहीं, समूचे पर्यावरण का कायापलट हो सकता है। जल संभरण प्रबंधन यानी वाटरशेड मैनेजमेंट इसलिए एक ऐसा बहुआयामी अभियान है जिसका दायरा खेती से लेकर पर्यावरण, सामाजिक जागरूकता से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा, आत्मनिर्भरता से लेकर किसानों की संपन्नता तक फैला हुआ है। अक्सर हम लोग इसको वाटर से ही जोड़ देते हैं कि इसमें पानी का वाटर हार्वेस्टिंग करना है या तालाब बनाना है। ये तो प्राचीन काल से ये सिस्टम रहा है, लेकिन अल्टीमेटली तो हमें ये देखना है कि इसका उपयोग वहाँ के उत्पादन बढ़ने में हो। और जब उत्पादन पे आते हैं तो केवल हम अनाज से संबंधित चीज़ों को देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, इस विषय का विकास हो रहा है, उस हिसाब से अब हमें संपूर्ण विकास के बारे में सोचने लगे हैं। इसके लिए आवश्यक है बेहतर और प्रभावशाली जल प्रबंधन की जानकारी। नई तकनीक जैसे स्प्रिंकलिंग और ड्रिप पद्धति का जमीनी सिंचाई में उपयोग, जल निकासी या ड्रेनेज के बेहतर तरीकों का नहरों और टैंकों से सिंचाई में इस्तेमाल, जल के इस्तेमाल के बारे में उसकी खपत और उत्पादकता के प्रति पूरी जागरूकता। अगर उनको समय से बिजली उनकी आवश्यकता अनुसार दी जाए और उनको समझाया जाए कि किस तरह से पानी का प्रयोग किया जाए, तो वो निश्चय ही इस बात को समझेंगे और कम से कम पानी प्रयोग करेंगे। इसके लिए आवश्यक है एक नई जल नीति और नई जल तकनीक को लागू करने का एक भविष्योन्मुखी संकल्प। हमारे देश में जिन इलाकों में अभी तक यह अभियान चला है, वहाँ के आंकड़े गवाह है कि वहाँ की खेती की उपज बढ़ी है, किसानों की संपन्नता बढ़ी है।
पर्यावरण में काया पलट हुआ है और पैदा हुई है एक नई जागरूकता। इसमें पानी रहने से हमारे कुआं में पानी बहुत ज्यादा होगा। कुआं में पानी ज्यादा होगा से कुछ पैदावारी बढ़गी, गांव में खुशहाली आएगी और जंगल भी कुछ हरिया भरिया अच्छा रहने लग गया। जाहिर है वाटरशेड मैनेजमेंट अथवा जल संभरण प्रबंधन सिर्फ पानी की सिंचाई के लिए इस्तेमाल का साधारण तरीका भर नहीं, एक बहुस्तरीय, बहुआयामी, समूचे समाज और समूचे पर्यावरण को अपने दायरे में समेटने वाले एक बड़े अभियान का नाम है, जिसका रिश्ता जुड़ा है आने वाले सवेरे से, जिसका रिश्ता जुड़ा है आने वाली हरियाली से।